अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको लीगल इश्यूज़ से बचने में भी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। प्रीवियस कुछ वीडियो से हम एंटीकोगुलेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और हमने देखा था कि एंटीकोगुलेंट्स जो हैं वो टोटल 5 to 6 ग्रुप्स होते हैं, जिनको हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। इनमें से मोस्टली एंटीकोगुलेंट्स को हम जो है वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि हमने हेपरिन को डिस्कस किया और लो मोलिकुलर वेट हेपरिन को डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ और एंटीकोगुलेंट्स हैं, जैसे सिंथेटिक हेपरिन होती है जिसको हम फोंडापेरिनेक्स बोलते हैं, और डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर्स होते हैं जो ओरल एजेंट्स हैं, जिनको हम नोक्स या डॉक्स का नाम देते हैं, यानी नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट्स, या डॉक्स यानी डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोगुलेंट्स। तो ये डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर्स होते हैं और इनकी एग्जांपल जो है वो रिवारोक्साबान, एपिक्साबान, ये हम साथ डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स जो हैं वो एर्गाट्रोबान एंड डेबिगेट्रॉन वगैरह, इनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वारफरिन को डिस्कस करेंगे। वारफरिन भी बाकी एंटीकोगुलेंट्स की तरह एक एंटीकोगुलेंट है और इसकी क्वालिटी ये है कि हम इसको पर ओरल दे सकते हैं। तो इसमें ये सहूलत है कि हम पेशेंट को पर ओरल दे सकते हैं, लाइक डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर्स, राइट। वारफरिन का जो मैकेनिज्म एक्शन है वो एक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग विटामिन के। तो विटामिन के को जब इनहिबिट करेगा तो वो फैक्टर्स जो विटामिन के पे डिपेंडेंट हैं वो नहीं बन सकेंगे, एंड दोज आर फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। तो ये 4 फैक्टर्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं विटामिन के पे और ये सिंथेसाइज होते हैं विद इन द लिवर, राइट। तो जब वारफरिन है वो विटामिन के को इनहिबिट करेगा और उसकी वजह से ये वाले फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे। और वारफरिन जो है वो आपको मार्केट में टैबलेट वारफिन के नाम से मिल जाएगी और ये 3 डिफरेंट स्ट्रेंथ में आती है, 1 mg, 2.5 mg एंड 5 mg। इसकी जो डोज़ है ये 5 to 10 mg पर डे के हिसाब से आप जो है वो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो अकॉर्डिंग टू PT INR जो है वो हम इसकी डोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो हमने PT INR से मॉनिटर करना होता है और इसमें हमने INR को जो है वो थेरेप्यूटिक रेंज में रखना होता है। थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ INR जो है वो अराउंड 2 या 2 से ज़्यादा 2.5 तक भी कुछ कंडीशन में हम रखते हैं, जैसे माइट्रल स्टेनोसिस है और इस तरह की कुछ और कंडीशन हैं जिनमें हमने इंटेंशनली INR को ज़्यादा रखना होता है। तो इसकी डोज़ जो है वो 5 to 10 mg पर डे से स्टार्ट करके उसके बाद हमने PT INR की बेस पे इसकी डोज़ को एडजस्ट करना होता है, जिसको हम मेंटेनेंस डोज बोलते हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें हमें लो डोज से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो हैं एल्डरली पीपल, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स और हेपेटिक इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स जिनमें क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो या सिरोसिस हो चुकी हो, और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे जो ब्लीडिंग रिस्क पे हों, राइट, जिनको कोई और कोमॉर्बिडिटी ऐसी चल रही हो जो उनको एट रिस्क करती हो फॉर ब्लीडिंग। तो ऐसे पेशेंट्स में हम जो है इसकी लोअर डोज से स्टार्ट करेंगे, लाइक 5 mg पर डे। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वारफरिन जो है वो अपना इफ़ेक्ट देने में 3 से 4 दिन या 5 दिन जो है वो लगाती है। तो इसके लिए हम जो है वारफरिन को ओवरलैप करते हैं विद अदर एंटीकोगुलेंट्स, राइट। यानी अगर आपने एक पेशेंट को एंटीकोगुलेशन शुरू करनी है और आपका प्लान है कि आप वारफरिन से उसको एंटीकोगुलेशन शुरू करना चाहते हैं, तो आप उसको कोई और एंटीकोगुलेंट शुरू करेंगे, लाइक हेपरिन और लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, और साथ ही आप उसको वारफरिन भी स्टार्ट कर देंगे, राइट। और उसको ओवरलैप करेंगे फॉर 3 to 5 डेज़, और उसके बाद आप दूसरी एंटीकोगुलेशन को डिसकंटिन्यू करके सिर्फ वारफरिन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। दिस इज़ द वे कि जब आपने वारफरिन स्टार्ट करनी है तो आपने किसी और एंटीकोगुलेंट के साथ इसको ओवरलैप करना है फॉर फ्यू डेज़। और इसका यूज़ जो है वो जैसे हमने हेपरिन में और लो मोलिकुलर वेट हेपरिन में डिस्कस किया था, तो ये भी एक एंटीकोगुलेंट है और इसका यूज़ भी मोर और लेस उन्हीं कंडीशन में होता है, लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स,
DVT एंड TIA यानी ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। तो इन सारी कंडीशन में एम्बोलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो वारफिन यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एंटीकोगुलेंट्स जितने भी हैं वो एज अ प्रोफाइलैक्सिस यूज़ होते हैं, यानी वो कोगुलेशन को होने से प्रिवेंट करते हैं, राइट। और इसी तरह थेरेप्यूटिकली भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड DVT। DVT स्टैंड फॉर डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, राइट। जहाँ तक वारफिन के एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात है तो वारफिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी, कैटेगरी D ड्रग है। इसको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करवाना। अगर कोई पेशेंट आपके पास ऐसी आती है जो वारफिन ले रही थी एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट, तो आपने वारफिन को स्विच करना है किसी और एंटीकोगुलेंट के साथ, राइट। क्योंकि वारफिन जो है वो टेराटोजेनिक है और वारफिन जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं दी जा सकती। और इसी तरह ये स्किन नेक्रोसिस भी करती है। ये इसका एक रेयर एडवर्स फैक्ट है, लेकिन ये एक एडवर्स फैक्ट है, सो यू मस्ट नो दिस। और जहाँ तक वारफिन के एंटीडोट की बात है तो वारफिन चूँकि विटामिन K को इनहिबिट कर रही है, तो विटामिन K जो है वो इसका एंटीडोट है। अगर किसी पेशेंट में ओवरडोज की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विटामिन K। और विटामिन K की डोज़ जो है वो 5 to 10 mg एक स्टैट डोज़ है, और विटामिन K का एम्प्यूल जो है वो 10 mg पर 1 ml की फॉर्म में जो है वो आपको मार्केट में मिलता है, राइट। तो ये थी एक ब्रीफ सी डिस्कशन वारफिन के बारे में कि वारफिन भी एक एंटीकोगुलेंट है और इसका मैकेनिज्म एक्शन हमने देखा, हमने इसकी डोज देखी और हमने देखा कि ये किन कंडीशन में यूज़ हो सकती है, और इसके एडवर्स फैक्ट को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, और साथ ही हमने इसके एंटीडोट को डिस्कस किया। और ये मार्केट में टैबलेट वारफिन के नाम से अवेलेबल है, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।